हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश अचल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रोफेसर रविकांत जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या एक देखा जाए तो सियासी तौर पे ये पूरी की पूरी चीजें, जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शेयर बाजार का मामला नहीं है, ये आम जनता का मामला है, और जब आम जनता का मामला है तो बात तो दूर तक जाएगी। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से राजीव जी, देखिए, मोदी जी ने बहुत करीने से काम किया, और आज से ही नहीं, 2014 के पहले से, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, उस समय जो उन्होंने ब्रांडिंग की और बड़ी खूबी के साथ वो दिल्ली की तरफ देख रहे थे, और उसके लिए उन्होंने तैयारियां की। वो वाइब्रेंट गुजरात से लेकर के और वो तमाम इस तरह की इवेंट उन्होंने किए, और अपने आप को हिंदुत्व के एक नायक के तौर पर और विकास के नायक के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया। उसका फायदा 2013 के बाद उनको निश्चित रूप से मिला, जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और उसके सबसे बड़े जीत के नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरे। और उसमें इस देश के तमाम जनमानस का भी वो योगदान था, उसकी अपेक्षाएं, उसकी उम्मीदें, वो सारी उसके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो सपना दिखाया था अच्छे दिन देने का, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का, काला धन वापस लाने का, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, ये जो सपने दिखाए थे, और उसमें जब उन्होंने अपने कास्ट को भी जोड़ा, वहीं से आप देखिएगा 2013 से ही करीब उन्होंने अपने जाति को ओबीसी के जाति के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया जी। उसके पहले उन्होंने उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। तो सामाजिक जो समीकरण के साथ साथ जो इकोनॉमी के बदलने के सपने, देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के सपने जो मोदी जी ने दिखाए थे, 2023 में जब हम खड़े हैं और उन नरेंद्र मोदी को आप देखिए तो वो किस भाषा में बयान दे रहे हैं, किस भाषा में वो संसद को संबोधित कर रहे हैं, पूरे अहंकार के साथ। और जो ये अभिनय आप देखिए, जो आप हाथ दिखा रहे हैं, जो उनके भाव भंगिमा है, मुझे लगता है कि पृथ्वीराज कपूर के बाद एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में, माने वो अभिनेता जो बिना किसी तकनीकी साधनों के इतना शानदार अभिनय कर सके, पूरे आवाज और पूरे एक्सप्रेशन के साथ। मैं इधर के अभिनेताओं को मोदी जी से कमतर आंकता हूं, तो वो मोदी जी जिस तरह से ये कर रहे हैं, भाव भंगिमाएं और जो अभिनय कर रहे हैं, जनता इस चीज को देख रही है कि आप जो कह करके आए थे वो आपने किया या नहीं किया। दूसरा, मोदी जी ने जो पूरी ब्रांडिंग अपनी की उस कारपोरेट मीडिया के जरिए, लगभग उन्होंने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मीडिया हाउस उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। जिसको भी बोलना है वो मोदी जी का गुणगान करेगा, और जो भी उनसे सवाल करेगा तो वो सवाल क्या क्या होते थे। उन्होंने एक तो मीडिया को इतना बेइज्जत किया कि जब वो एक बॉलीवुड के स्टार को लेकर के आते हैं, जो उनका इंटरव्यू करता है, वो पूछता है कि साहब आप आम काट करके खाते हैं कि आम चूस करके खाते हैं जी। इस पे एक मैं सज्जन से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के संदर्भ में इसका पूरा विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के सामने जो ये सवाल आया था, वो दरअसल उसका आंसर ये है कि मोदी जी ने हिंदुओं को तो काट करके खाया और मुसलमानों को चूस करके खाया, ये उसका असली अर्थ है। तो उनके राज में ना हिंदू बचा ना मुसलमान बचा। दलितों के साथ जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, ओबीसी के साथ जो हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। और कौन उभर करके आया? अडानी साहब की पोजीशन क्या थी 2014 के पहले? राहुल गांधी ने बराबर इस बात को सामने रखा। संभवतः 600 के ऊपर उनकी रैंकिंग थी, और वो दूसरे नंबर के दुनिया के अमीर आदमी बन गए। और इसीलिए आज जो तमाम दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, अपने मीडिया को तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप दुनिया के मीडिया से कैसे बच पाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी ने गुजरात दंगों के बाद अपनी छवि को तो किसी तरीके से उजला कर लिया, लेकिन बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद वो नहीं बच पाए। आपकी क्या भूमिका थी उसमें? और मुझे याद आता है वो स्टेटमेंट जो शिविर में जो मुस्लिम रह रहे थे,
वो विक्टिम रह रहे थे। और उस समय मोदी जी ने कहा था कि ये बच्चा पैदा करने के ये शिविर बन गए, और वो मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो बीबीसी के लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या इनसे कोई करवा रहा है। और अब अगर जो दुनिया का जो मीडिया है वो अगर कह रहा है कि वो अडानी के आदमी है, अडानी ने उनको बनाया है और अडानी को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, तो अब तो ढोल फट गया है। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, जवाब इसीलिए नहीं सूझ रहा है। और ऐसे में उनका मुकाबला हो गया है खड़गे साहब से। राहुल गांधी के को तो उन्होंने जिस तरह से सामने रखा, जो राहुल गांधी थोड़े विनम्र स्वभाव के आदमी है, लेकिन खड़गे साहब तुर्की बा तुर्की उनको जवाब दे रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर दे रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर दे रहे हैं। और जब भी वो गुस्साते हैं वो एग्रेशन के साथ, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा धनखड़ साहब के सामने कि आप मुझे क्या एंटी नेशनल कह रहे हैं, मैं इस देश का मूल निवासी हूं, आप मुझे एंटी नेशनल कैसे कह सकते हैं। और आज वो झारखंड में जाकर के जब वो इस बात को सामने रख रहे हैं, तो मैं अब एक्सपोज नहीं, मैं विशुद्ध हिंदी में कहूंगा कि वो मोदी सरकार को नंगा कर रहे हैं, मोदी के उस पूरे अभिनय को नंगा कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, महिलाओं के साथ कौन सा न्याय किया है। अंबानी और अडानी को धन्ना सेठ बना दिया, दूसरे पूंजीपति भी कहां चले गए वो भी नहीं पता है। स्वयं उनकी अपनी पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं दिखता। जब वो छाती ठोक करके ये कह रहे थे कि एक अकेला आदमी, और खड़गे साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इसका मतलब है कि आप तो बीजेपी में भी किसी को कुछ नहीं समझते, तो आपने अपनी पार्टी को भी खारिज कर दिया। और विपक्ष को जिस तरह से सामने रख करके आप जनता के बीच में, संसद का मतलब है कि आप जनता के बीच में वो बात कर रहे हैं, जनता उसको देख रही है। और इसीलिए अब अडानी पर एक वाक्य नहीं बोलते हैं तो वो दाव उल्टा पड़ गया है। बेहतर होता कि कुछ जांच वांच करा लेते तो शायद लोगों को लगता कि मोदी जी देखिए कर तो रहे हैं, लेकिन अब तो लोगों को समझ में आने लगा है कि आप किसके लिए कर रहे थे और अब क्यों इस तरह का अभिनय कर रहे हैं, ये भाषण क्यों पिला रहे हैं, बजाय कि जेपीसी की मांग को आप स्वीकार करें। जी राजीव जी। जी प्रशांत टंडन जी, बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ हो रही है, और खासकर जो अडानी का मामला है, इस मामले से जैसे जेपीसी या जांच की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। जांच की मांग तो हो रही है लेकिन बात नहीं हो रही है कि जांच करवानी भी है। और ऐसे में ये कहा भी जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अडानी मामले से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है